नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में। और मैं हूं आपके साथ जयपाल। चलिए शुरुआत करते हैं और रिपोर्टर लाइव में हर एक खबर से आपको रूबरू कराते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से जुड़ी हो, साथ ही साथ देश विदेश की हर एक खबर आप तक पहुंचाते हैं। और हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग करके हर खबर को डिटेल में आप तक पहुंचाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव की। सबसे पहले आपको नुपुर शर्मा से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी देंगे, जो आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को ये बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की अर्जी को खारिज कर दिया है। नुपुर शर्मा के बयान पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। साथ ही नुपुर शर्मा को टीवी पर जाकर माफी मांगने का आदेश दे दिया गया और कहा गया है कि टीवी पर जाकर माफी मांगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को हाईकोर्ट जाने के लिए भी कहा है। अर्जी में सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की भी मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को ये बड़ा झटका लगा है। साथ ही जो अर्जी दाखिल की गई थी नुपुर शर्मा की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को भी खारिज कर दिया है और नुपुर शर्मा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। साथ ही आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की क्या फटकार है। उदयपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। नुपुर की टिप्पणी भावनाएं भड़काने वाली टिप्पणी थी। ये सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई, जहां नुपुर ने माफी मांगने में भी देरी की गई थी। साथ ही नुपुर टीवी पर जाएं और देश से माफी मांगे। नुपुर जैसे लोग बयान देकर भड़काते हैं। साथ ही देश के ताजा हालात के लिए वो जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जो कुछ भी कहा वो बेहद शर्मनाक है। साथ ही नुपुर की टिप्पणी ने पूरे देश में आग लगा दी है और नुपुर की सुरक्षा को खतरा नहीं है तो सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहा है कि खुद को वकील कहती हूँ, फिर भी ऐसा बयान क्यों दिया गया। तो हमारे साथ संवाददाता ताबिश कमाल जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। ताबिश, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अब नुपुर शर्मा को फटकार लगाई गई है और साथ ही ये कहा है कि उनकी जो अर्जी थी वो भी खारिज कर दी और कहा है कि पूरे देश से टीवी पर जाकर माफी मांगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान के बाद लगातार देश के अंदर जो हालात पैदा हुए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना जो सख्त रुख था वो तैयार कर रखा था। नुपुर शर्मा के जो अधिवक्ता थे, बहुत सीनियर एडवोकेट है मनिंदर सिंह, उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ नुपुर शर्मा का तमाम जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा को देश भर से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो उनके केस हैं लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं, उन सबको स्थानांतरित करके सुप्रीम कोर्ट में जज कर दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें रही कि दिल्ली पुलिस को इसमें फटकार लगाई गई। दिल्ली पुलिस को कहा गया कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे किसी मेहमान को रेड कारपेट बिछा करके उसका स्वागत किया जाता है। आखिर क्यों नुपुर शर्मा के खिलाफ जब पहली कंप्लेंट दर्ज हुई तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह से टीवी डिबेट में सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी की है, ऐसे ही सार्वजनिक तौर पर आकर के माफी मांगनी चाहिए। तीसरी अहम बात ये कहेगी कि जिस तरह से नुपुर शर्मा के विवाद टिप्पणी के बाद विवाद उदयपुर में उठाए, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं के लिए इस तरह के बयान है। सबसे अहम बात ये कही कि आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। ये बात पूरी तरह से सही है कि बोलने का अधिकार आपको संविधान देता है, लेकिन आपको सोच समझ के बोलना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। हालांकि उस पर उन्होंने कहा कि उनको प्रवोक किया गया था, उसके बाद उन्होंने इस तरह से वर्डिक्ट कहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो एक समझदार प्रवक्ता है और खुद वो अपने आप को वकील कहते हैं, तो ऐसे में उनको समझना चाहिए कि वो प्रवोक ना हो और अगर किसी ने उनको प्रवोक किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में मनिंदर सिंह कोर्ट में कहते हैं कि कहीं ना कहीं एंकर के प्रवोक करने से इस तरह की कार्रवाई निकलकर सामने आई। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि फिर एंकर के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
बिल्कुल ताबिश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से बड़ी खबर से रूबरू करा, आगे रुक करेंगे और उदयपुर से जुड़े अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जहां उदयपुर हत्याकांड में नया ट्विस्ट आया है और कन्हैयालाल हत्याकांड में ये नया खुलासा हुआ है। जहां मुंबई हमला 26/11 से हो सकता है, तो आरोपियों का कनेक्शन भी इनसे ही बताया जा रहा है और आरोपियों की व्हाट्सएप चैट से आपत्तिजनक अरबी भाषा में चैट मिले। जयपुर में भी सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे ये आरोपी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब कन्हैयालाल हत्याकांड में ये नया खुलासा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि जो मुंबई हमला 26/11 था उससे आरोपियों का कनेक्शन है और साथ ही आरोपियों की व्हाट्सएप चैट से भी अरबी भाषा में ये चैट मिली है। तो इसी से ही अनुमान लगाया जा रहा है कि इनका कनेक्शन भी हो सकता है 26/11 से। साथ ही जयपुर में भी सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे ये जो आरोपी है, इनके ऊपर ये बड़ा ये आशंका जताई जा रही थी कि जो जयपुर में भी बड़ा सीरियल ब्लास्ट हो सकता था, लेकिन उससे पहले अब गिरफ्तारी कर ली गई है। लगातार इन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो आम जनता है उसके अंदर काफी रोष और आक्रोश देखा जा रहा है और लगातार उनकी तरफ से भी यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको फांसी की सजा दी जाए। सबका यही कहना है। साथ ही अब नया खुलासा इस पूरे मामले में होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जो आरोपी है उनके कनेक्शन भी मुंबई हमला जो 26/11 हुआ था उससे लगाया जा रहा है। और क्योंकि इनके जो व्हाट्सएप चैट है वो भी मिली है और व्हाट्सएप चैट में इन लोगों ने अरबी भाषा का प्रयोग किया है, अरबी भाषा में ये चैट की गई है, इसी के वजह से ये यहाँ पर कनेक्शन जताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जयपुर में भी एक सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे ये आरोपी। हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, एक नया खुलासा हुआ है कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में और जो आरोपी उनका कनेक्शन 26/11 मुंबई हमले से भी बताया जा रहा है। जी जया, ये आज जो बड़ा खुलासा हुआ है, दोनों आरोपियों के जो फोन है, फोन कॉल को व्हाट्सएप के को डिटेक्ट किया गया है और अभी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 26 के उन्होंने बाइक के नंबर भी ले गए थे, जो बाइक पे वो हत्याकांड करके जो भागे थे और उस पे बाइक के 26 नंबर और व्हाट्सएप से ये पता चला है कि उनके जो अरबी भाषा में जो मैसेज है उस मैसेज में बहुत सारा खुलासा हुआ है। उसमें ये लिखा गया था कि जिसको कन्हैयालाल की हत्या करनी है तो नाम नहीं लिखा गया था, पर जिसको कलम करना है उसको गोली नहीं मारी जाए, उसका कलम ऐसे किया जाए कि जो वीडियो भी बनाना है और उसमें जो वीडियो देखने वाला खौफ में हो जाए। ऐसा इसका ये दायित्व होता है कि इसे साफ जाहिर होता है कि जो इनका जो मकसद था वो दहशत फैलाना था और ये बड़ा खुलासा हुआ है। उसमें दूसरी ये बड़ी गिरफ्तारी भी यहाँ हो चुकी है, 3 से पूछताछ चाली और शाम तक वो 3 गिरफ्तारी हो जाएगी। और देखा जाए कि जो ये जो एमपी से एक निम्बाड़ा में, चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा में जो आरडीएक्स 4 महीने पहले बड़ा आरडीएक्स का एक खबीरा पकड़ा था, उसमें भी इनका नाम सामने आ रहा है। और अंदाजा ये है एनआई को कि ये भी शक है कि जो जयपुर में ये महीने 2 महीने में नेक्स्ट आने वाले समय में बड़ा सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले थे, क्योंकि इनके जो इस्लामिक दावत इस्लामिक जो आतंकवादी संगठन है उनके 35 स्लीपर सेल और प्रदेश में काम कर रहे हैं, उसकी छानबीन में पुलिस लग चुकी है। जया, बहुत बड़ा खुलासा आज हुआ है और अभी आशंका है कि एनआई कह रहे क्योंकि पूरा केस एनआई ने हैंड ओवर कर लिया है, आज कोर्ट से उन्होंने परमिशन ले ली और कोर्ट ने उनको पूरा केस उनको हैंड ओवर कर दिया और अभी तक के जो भी निकल के जो कागजात हैं, जो भी तथ्य हैं वो सब एनआई ने हैंड ओवर कर लिए हैं और अभी बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। उदयपुर में भी और बहुत बड़े नाम यहाँ पे आने वाले, क्योंकि आज 2 गिरफ्तारियां ऑलरेडी हो चुकी है, वो उदयपुर से हुई है और 3 से और पूछताछ जारी है। जया, बिल्कुल देवेंद्र, अब लगातार साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो ये आरोपी इनका कहीं ना कहीं ये आतंकी कनेक्शन निकलता हुआ भी सामने साफ तौर से नजर आया, लेकिन गनीमत हुई रही कि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है अब, क्योंकि जो जयपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे वो नहीं हो पाया। फिलहाल इन पर कार्रवाई चल रही है और किन किन कनेक्शन से और किन किन लोगों से इनके कनेक्शन हो सकते, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये तो दावतें जो इसका संगठन है इस्लामिक दावतें इस्लामिक, इनका पूरा जो इनका कनेक्शन है वो साबित हो चुका है और एनआई ने कह दिया है कि ये भी साबित हो चुका है। उन्होंने खुद कहा है कि ये 2014 में नेपाल के रास्ते पाकिस्तान थे और वहाँ पे इन्होंने 45 दिन की ट्रेनिंग ली थी वहाँ पे
और अभी जो ये एसआई का एक रैकेट जो अल्फा करके उसका जो स्लीपर सेल ये काम करता है, उसमें भी जो घोष मोहम्मद है उसके साफ साफ दाग पड़े हुए हैं। उसके की पुष्टि हो चुकी है, पर आधिकारिक तौर पे अभी एनआई के कोई अधिकारी ने हमारे को इसकी सूचना नहीं दी है। पर आशंका ये जगह जा रही है कि ये जग अगर 26/11 में इनका हाथ आ सकता है तो ये बहुत बड़ा रैकेट हो सकता है और बहुत समय से ये एक्टिव है यहाँ पे हिंदुस्तान में, क्योंकि अजमेर, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, जयपुर और जोधपुर में ये लगातार सक्रिय रहा है। जो ये आतंकवाद दोनों पकड़े गए हैं, रियाज अंसारी है, ये बहुत सक्रिय रहा है और यही जो काम करता है, जो गरीब और मुस्लिम समाज में जो गरीब लोग हैं उनको उनका ब्रेन वॉश करके उनको जिहादी करके तैयार करता है। और ये आगे आशंका ये निकल जा रही बहुत अभी बहुत गिरफ्तार होगी और बहुत नाम सामने आएंगे जया। पर गनीमत ये रही कि ये समय रहते पकड़े गए। छोटी एक घटना, एक आदमी जरूर जान से गया पर कई लाखों की जान यहाँ पे बच गई जया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लाखों की जान यहाँ पर बची है और काफी बड़ा कदम उठाया गया। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश से जुड़ी अहम जानकारी आपको देंगे। जहां कन्हैयालाल के आरोपियों से पूछताछ अब करेगी यूपी एटीएस और आरोपियों से पूछताछ के लिए राजस्थान पहुंची है यूपी एटीएस। आरोपियों का उत्तर प्रदेश कनेक्शन खंगालने के लिए भी ये पूछताछ की जा रही। दोनों के मोबाइल और कॉल डिटेल रिकॉर्ड एनालिसिस करेगी एटीएस। उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें अब उदयपुर के आरोपियों का यूपी कनेक्शन भी है। इस तरह की जो जांच है वो लगातार अब जारी है, पूछताछ की जा रही। तो वही कन्हैयालाल के आरोपियों से जो एटीएस है वो पूछताछ करेगी यूपी एटीएस की ये पूछताछ चलेगी। साथ ही आरोपियों से पूछताछ के लिए राजस्थान अब पहुंच चुकी है यूपी एटीएस। साथ ही आरोपियों का उत्तर प्रदेश कनेक्शन खंगालने के लिए भी ये पूछताछ की जा रही है। साथ ही दोनों के मोबाइल और कॉल डिटेल रिकॉर्ड एनालिसिस करेगी एटीएस टीम। तो जिस तरह से अलग अलग कनेक्शन निकलते हुए नजर आ रहे हैं इन आरोपियों के, तो अब यूपी का क्या कुछ कनेक्शन है, उत्तर प्रदेश से क्या कुछ कनेक्शन है, वो भी उनका रिकॉर्ड पूरी तरह से खंगालती हुई यूपी एटीएस नजर आएगी और जितने भी उनके कनेक्शन है वो भी अब निकल के सामने आते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ संवाददाता अनूप चौधरी लाइव जुड़े हो। अनूप, अब यूपी एटीएस पूछताछ करेगी कन्हैयालाल के आरोपियों से और यहाँ पर जो पूछताछ का दौर है और उनका उत्तर प्रदेश से क्या कुछ कनेक्शन है ये भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। देखिए जय, यहाँ पर जो उदयपुर शहर में जो घटना हुई है, कन्हैयालाल की निर्मम हत्या की है दोनों आरोपियों ने। उन्होंने एक चैट उसका जो खुलासा हुआ है उसमें दस्तावेज जो मिले हैं उसमें तहरीके दावते इस्लामी एक संगठन है, कानपुर में इसका एक मरकज है, गुरबतुल्ला रोड पे एक मस्जिद है, वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी लोग आते थे और एक संगठन जिस हत्या करने के बाद जो वीडियो बनाया था जिसको भेजा गया था वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ग्रुप संगठन था, व्हाट्सएप ग्रुप था। और उस ग्रुप पे तहरीके लब्बैक एक संगठन है जिसको आतंकी संगठन कहा जाता है, उसके सदस्य भी उस ग्रुप में सक्रिय थे। ये तमाम सारे दस्तावेज मिले। इसी बेस पे एक टीम एनआईए की एक टीम जो है लखनऊ कानपुर में उसकी मस्जिद पे डेरा डाले हुए लोग मस्जिद में आने जाने वालों की निगरानी कर रही है। और ये भी जानकारी एनआईए को हासिल हुई है कि 2015 में कुछ पाकिस्तानी उसी मस्जिद में आए तो इससे ये शक पुख्ता हो गया है कि कहीं ना कहीं ये संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था और इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। और जो पाकिस्तानी यहाँ पर आए थे और जिसका दोनों आरोपियों ने वीडियो भेजा था पाकिस्तान में व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो भी यहाँ पर सक्रिय था। इसके अलावा जो सबूत मिले थे उसमें दिल्ली, मुंबई और कानपुर के दस्तावेज मिले थे। इसी बिहार पे एनआईए की टीम ने आज यहाँ कल से उसकी दबिश जारी और जिस मस्जिद में पाकिस्तानियों का आना यहाँ पर था उस मस्जिद की भी निगरानी बराबर उसको वॉच किया जा रहा है कि मस्जिद में कौन आता था कौन नहीं आता था। इसके अलावा यूपी एटीएस की भी एक टीम उदयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ करेगी क्योंकि कानपुर का कनेक्शन निकल के आ रहा है और इसी बेस पे यूपी एटीएस की टीम उदयपुर गई है और दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी कि आखिर उनका दावते इस्लामी जो संगठन है और कानपुर में उनका क्या नेटवर्क है, क्या उनका लोग स्लीपर मॉड्यूल हैं, किस तरह के लोग काम कर रहे थे और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। इस बात की तस्दीक करने के लिए आरोपियों से पूछताछ करेगी यूपी एटीएस की टीम जो कि यहां से रवाना हो चुकी है।
बिल्कुल, अब यूपी एटीएस की जो टीम है वो उदयपुर पहुंच चुकी है और पूरी तरह से जो उनका कनेक्शन है वो खंगालती हुई नजर आएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड से जुड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड से जुड़ी खबर ऊर्जा निगम की ओर से बिजली की दरों में यहाँ पर बढ़ोतरी को लेकर उत्तराखंड विद्युत नियामक उद्योग ने दायर याचिका रद्द हो गई है और अपने घाटे की भरपाई करने के लिए इस बार ऊर्जा निगम ने 12.27% की वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन निगम के प्रस्ताव को तर्कसंगत न मानते हुए आयोग ने इसे निरस्त कर दिया। इससे पहले भी ऊर्जा निगम अप्रैल में विद्युत दरों में 2.68% की बढ़ोतरी कर चुका है। बिजली संकट के चलते करोड़ों की बिजली खरीद का हवाला देते हुए अब ऊर्जा निगम की ओर से रिव्यू पिटीशन डाले जाने की बात भी कही जा रही है। ऊर्जा निगम की ओर से विद्युत दर में वृद्धि को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोई उचित कारण न पाए जाने के चलते इसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया। फिलहाल आयोग ने बिजली दर वृद्धि की आवश्यकता महसूस नहीं की है। तो उत्तराखंड से जुड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विद्युत नियामक आयोग में यहां बढ़ोतरी को लेकर विद्युत नियामक आयोग में याचिका जो दायर की गई थी वो रद्द हो गई है। साथ ही अपने घाटे की भरपाई के लिए इस बार ऊर्जा निगम में 12.27% की वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन निगम ने प्रस्ताव को तर्कसंगत न मानते हुए आयोग ने इसे निरस्त कर दिया है। फिलहाल इससे पहले भी आपको बता दें कि ऊर्जा निगम अप्रैल में विद्युत दरों में 2.68% की बढ़ोतरी कर चुका है। साथ ही बिजली संकट के चलते करोड़ों की बिजली खरीद का हवाला देते हुए अब ऊर्जा निगम की ओर से जो रिव्यू पिटीशन डाले जाने की बात कही जा रही थी, उससे अब ऊर्जा निगम की ओर से विद्युत दर में वृद्धि को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोई उचित कारण न पाए जाने के चलते इसे अब निरस्त कर दिया गया है। और साथ ही आयोग ने बिजली दर वृद्धि की आवश्यकता इस समय महसूस नहीं की है, क्योंकि जो याचिका यहाँ पर दायर की गई थी विद्युत नियामक आयोग में वो रद्द हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि ऊर्जा निगम की ओर से बिजली के दरों में वृद्धि को लेकर ये याचिका दायर की गई थी, लेकिन अब ये रद्द कर दी गई, क्योंकि अपने घाटे की भरपाई करने के लिए ऊर्जा निगम ने 12 हमारे साथ धनराज गर्ग जुड़े हुए। धनराज, जिस तरह से देखा जाए उत्तराखंड में ऊर्जा आयोग की तरफ से जो याचिका यहाँ पर दायर की गई थी बढ़ोतरी को लेकर, उसको अब रद्द कर दिया गया है। विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं एक दायर अपनी याचिका की गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 12.27% बढ़ोतरी करने की बात उसमें की गई थी दरों में। और जिस तरीके से देखा जाए कि एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं आयोग ने जनता को दी है, क्योंकि आयोग ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया है कि अभी कोई भी दर पर वृद्धि नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि बिजली विभाग ने हाल ही में दरें बढ़ाई थी, 2 रुपए कुछ पैसे करके दरें बढ़ाई गई थी, जिसको लेकर बिजली विभाग ने कहा था कि बिजली विभाग कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि घाटे में चल रहा है, उसको भरपाई के लिए ये दरें बढ़ाई जाए। लेकिन आयोग ने इसको नकारते हुए साफ तौर पर मना कर दिया है कि कोई भी दर अभी नहीं बढ़ाई जाएगी, जिससे कहना कि जो उत्तराखंड की जनता को एक तरीके से कहा जाए कि एक राहत, बड़ी राहत जरूर यहाँ पर मिली है। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अभी कोई भी आवश्यकता नहीं है इन उचित दरों को बढ़ाने का, क्योंकि अप्रैल में ही 2.68% जो दरें थी वो बढ़ाई गई थी, तो इसलिए अभी कोई भी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। बिल्कुल जय, जिस तरीके से देखा जाए अप्रैल के महीने में ही 2 रुपए कुछ पैसे बिजली विभाग की तरफ से बढ़ाए गए थे, लेकिन अब बिजली विभाग ने दोबारा याचिका डाली थी और इसमें 12.27% बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन आयोग ने कहीं ना कहीं इसको नकारते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि अब आवश्यकता नहीं है इस तरीके की बढ़ाने की, क्योंकि कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि ऊर्जा विभाग पहले से ही कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि घाटे में चल रहा है, लेकिन यही तर्क उन्होंने दिया था और इसको निरस्त कर दिया गया आयोग की तरफ से।
आयोग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि अभी कोई भी दरें इस तरह की नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि एक नियम होता है दरें बढ़ाने का, क्योंकि हाल ही में अप्रैल का महीने हुए कि अभी 2-3 महीने ही बीते हैं कि अभी दरें नहीं बढ़ाई जा सकती। तो कहीं ना कहीं जया इससे लगता है कि अब उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी राहत जरूर आयोग की तरफ से मिली है, क्योंकि यदि दरें बढ़ाई जाती तो कहीं ना कहीं जो भार है वो सीधा सीधा जनता की जेब पर पड़ना था, और दरें बढ़ती तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान जो जनता को उठाना पड़ता, वो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो याचिका है उसके रद्द होने से उत्तराखंड की जनता को काफी राहत मिलती हुई नजर आई है, एक बोझ कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि अगर 12.27% की बढ़ोतरी हो जाती यहाँ पर ऊर्जा की, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाती। बिल्कुल जया, जिस तरीके से देखा जाए यदि ये वृद्धि की जाती तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी मुश्किल जरूर खड़ी हो सकती थी, क्योंकि इतना भार कहीं ना कहीं कंधों पर एकदम से आना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि 12.27% बहुत अधिक होता है, और इतना भार यदि उत्तराखंड की जनता पर अचानक पड़ जाता तो कहीं ना कहीं उनके जो रोजी रोटी है उसमें भी संकट आ सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनता है वो चाहती है कि उनको कम दरों में बिजली मिले, और ये देखा भी गया है कि बिल्कुल धनराज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश से जुड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम प्रदेश के 25 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करेंगे, ताकि प्रदेश में आग के कारण होने वाली जनधन की हानि को रोका जा सके। इसी के साथ ही सीएम योगी 25 हाईटेक अग्निशमन वाहनों का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। कार्यक्रम लखनऊ में लोक भवन कार्यालय के सामने आयोजित होना है, जिसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इसी बीच हमारे संवाददाता अनूप चौधरी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अग्निशमन इक्विपमेंट के एक्सपर्ट से बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं, चले सुनाते हैं आपको। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम तकरीबन 5 बजे 25 जिलों में अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करेंगे, साथ ही 25 अग्निशमन वाहनों का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। आप देख सकते हैं 25 जो जनपद हैं उनमें बांदा है, प्रयागराज है, कौशाम्बी है, कैसरगंज है, गोरखपुर है, महोबा है, रायबरेली, ऐसे तकरीबन 25 जनपद हैं जहां पर मुख्यमंत्री आज 25 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करेंगे, साथ ही 25 अग्निशमन वाहनों का आज फ्लैग ऑफ भी होगा। मुख्यमंत्री का साफ कहना रहा है कि प्रदेश में जनधन की कम से कम हानि हो, जनधन को रोका जाए, जनधन हानि को रोका जाए। यही वजह है कि एक और कदम उठाया है मुख्यमंत्री ने, जहां पर 25 केंद्रों का अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण होगा और 25 अग्निशमन वाहनों का फ्लैग ऑफ भी होगा। आप देख सकते हैं तमाम तरह के यहाँ पर इक्विपमेंट हैं फ्लैग आग के बुझाने वाले के लिए, और यहाँ पे जो उसके एक्सपर्ट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे ये भी अग्निशमन, यहाँ पे जब मुख्यमंत्री जी आएंगे उसका उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कैसे ये भाई साहब ये जो ये है, क्या नाम है पहले तो हम ये विमल श्रीवास्तव। विमल जी, जो इक्विपमेंट है ये किस तरह का फंक्शन करते हैं, कैसे आग बुझाने में कारगर साबित होगा? सर ये जो बिल्डिंगों में जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उसमें फायर फाइटिंग की जो लाइन चलती है उसके ऊपर ये एसेसरीज लगते हैं। ये सब वाल वगैरह उसी के हैं, ये स्प्रिंकलर्स वगैरह ये जो हैं सब ये बिल्डिंगों में लगते हैं और ये फायर फाइटिंग के उसमें काम आते हैं। अच्छा, यहाँ जो आप लोगों ने स्टॉल लगाया है, पर्पस क्या है इसका, क्या है यहाँ पे? पर्पस ये है कि मतलब एक अवेयरनेस का, और क्या क्या मतलब मॉडर्न चीज़ें आ गई है, जैसे अभी रिमोट कंट्रोल जो व्हीकल है वो हमने अभी दिल्ली में दिल्ली फायर सर्विस को 2 हमने सप्लाई किया है, और ये इसमें ये टोटली रिमोट से वो ऑपरेट होगा, और ये ग्राउंड पे तो काम करेगा और ये अदर फ्लोर पे भी ये जाएगा। ये मल्टी लेवल जो बिल्डिंग है उस पर भी ये काम करेगा? जी उस पे भी काम करेगा, रिमोट से ही पूरी तरह से काम करेगा, पूरी तरीके से रिमोट पे काम करेगा। हमारे फायर फाइटर को अंदर नहीं जाना होगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है फायर फाइटिंग में, जब फायर होती है तो स्मोक बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, ये स्मोक को वहाँ से ऑब्जर्व कर लेती है वो। अब देखिए बहुत अच्छी बात की, जब फायर कहीं पे आग लगती है बड़ी बिल्डिंग में तो अग्निशमन जो कर्मी होते हैं वो वहां जाते हैं, तो ऐसे में कभी कभी वो भी हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब जो ये टेक्नोलॉजी है अब वो हादसों से बचाएगी।
यही टेक्नोलॉजी। और भी हम दिखाएंगे अपने सहयोगी से कहेंगे, ये देखिए तमाम तरह के नए इक्विपमेंट हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। आज शाम तकरीबन 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करेंगे, साथ ही अग्निशमन वाहनों का 25 अग्निशमन वाहनों का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। उसी कड़ी में ये तमाम जो है इक्विपमेंट लगे हैं, ये सभी आग को बुझाने के लिए काम आते हैं। तमाम तरह के वाहन, ये 2 व्हीलर वाहन भी है, इसमें अग्निशमन के इक्विपमेंट भी रखे हैं। किस तरह से हैं आप देख रहे हैं सामने। हम बात करेंगे यहाँ पे जो हैं उनसे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज जी, आज यहाँ पे आप लोगों ने स्टॉल लगाया है, किसके सहयोग से स्टॉल लगा है, क्या पर्पज है? सर एक्चुअली हम फायर फाइटिंग पंप बनाते हैं। हमारा प्लांट कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। हम ऑल ओवर इंडिया में सारे फायर फाइटिंग पंप सप्लाई करते हैं। उसके अलावा 40 से ज़्यादा देशों में हमारे फायर पंप जाते हैं। लगभग आप मान लीजिए दिल्ली फायर सर्विस में 200 से ज़्यादा हमारे पंप है, मुंबई फायर सर्विस में है। तो यहाँ पे हमने हमारे पोर्टेबल फायर पंप की रेंज आपको प्रेजेंट की है, जो कि आप कहीं से भी आसानी से ले जा सकते हो। तो ये फायर फाइटिंग के भी काम आता है, और लगभग मान लीजिए बाढ़ आ गई तो वहाँ पे डी वाटरिंग के काम पे भी आपको आ सकता है। तो आप फायर फाइटिंग भी कर सकते हो, उसके अलावा डी वाटरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी हमारी प्रोडक्ट की रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्रेलर माउंटेड फायर पंप है, ये व्हीकल पे लगने हैं, और ये नोजल्स है, फायर फाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि फायर इक्विपमेंट किस तरह से काम करता है। अगर आग लगती है तो आग बुझाने के साथ साथ ही अगर कहीं पे बाढ़ भी आ जाती है, वही इक्विपमेंट उसका भी काम करेगा, जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया। साफ है, मुख्यमंत्री का मंशा है कि प्रदेश में जनधन हानि ना हो, इसके लिए उनका प्रयास लगातार जारी है। और उसी प्रयास में आज ये कदम है जहां पर 25 केंद्रों के लिए अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण करेंगे और 25 अग्निशमन वाहनों का आज शाम तकरीबन 5 बजे फ्लैग ऑफ भी करेंगे। कैमरामैन जुबेर के साथ अनुज चौधरी, जेके न्यूज़ लखनऊ। तो हर एक बड़ी और अहम खबरों से आपको रूबरू कराए फिलहाल रिपोर्टर लाइव में। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए 3K24/7 न्यूज़। नमस्कार।